हेलो, कैसे हो आप सब? मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के बारे में। तो आपने देखा होगा ब्रिटिश क्राउन कब से स्टार्ट होता है, इसके बारे में आज आपको बताऊँगा। और दूसरा बताऊँगा कि ईस्ट इंडिया कब से कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ इंडिया में, इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो 1773 टू 1858 ये जो टाइम पीरियड है, 1773 टू 1858 का जो टाइम पीरियड है, ये पीरियड है ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1858 टू 1947 ये टाइम पीरियड है आपका ब्रिटिश क्राउन का। क्लियर? तो ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी को हम दो पार्ट में इसे जो इंडिया जो गुलाम था, तो इन दोनों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला मैं आपको बता रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट है, इसे हिंदी में विनियमन अधिनियम बोलते हैं। 1773 का पीरियड है ये, 1773, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट होता क्या है, ये रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट क्यों किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी 1601 में इंडिया में आ जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ, 1601 में इंडिया में आ जाती है। उसके बाद 1773 में ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। कहाँ पे? इंडिया में। क्योंकि अब रीजंस क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो इंडिया में जब जिस तरह से ट्रेड कर रही थी, उस ट्रेड में कई सारी चीज़ें थी, जैसे कि वो अपनी मोनोपोली करना और अपनी मनमानी करना। कुछ भी बही खाता उनका नहीं होता था कि उसे कोई कंट्रोल कर सके। इन सब चीज़ों को देखा गया, तो ब्रिटिश क्राउन की कहीं ना कहीं नज़र थी किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काम क्या कर रही है। तो ये सारी चीज़ देखी गई। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रही है। क्या कर रही है? प्रशासनिक व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है। कहाँ पे? इंडिया में, जिससे कि इंडिया में वो अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडिया पे रूल कर सके। तो जिसके लिए वो लेके आती है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट अब था क्या? ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर रह के अब ये काम करेंगे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर आपने देखा होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जब स्टार्ट होता है, तो इंडिया में अब जो भी मतलब जो भी संचालन होगा, जो भी कार्य प्रणाली होगी, जो भी गतिविधि होगी, वो सारी ब्रिटिश क्राउन के नजरों में रखी जाएगी। और वो कौन रखेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कार्य करेगी वो सारा का सारा कौन देखेगी? ब्रिटिश क्राउन देखेगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि आपका ये कोई निजी मामला नहीं है कि आप वहाँ पर काम करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी अपनी मनमानी करेंगे। तो उन सारी की सारी गतिविधियों पर ब्रिटिश क्राउन को आपको सारी की सारी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होगी। कहाँ पे? ब्रिटिश क्राउन में, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये इस एक्ट के अंदर डाला गया। फिर उसके बाद ये रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व की गई जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर सके। अब यहाँ पर आप देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी ट्रेड करने, बट जब ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पता चला, तो उनकी नज़र पड़ गई। एक तरह से उनके मन में एक लालच आया कि क्यों ना ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के और हम रूल करें। क्लियर? तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले गवर्नर जनरल एक पोस्ट क्रिएट करी, और गवर्नर जनरल जो है वो ब्रिटिश क्राउन के लिए आंसरेबल है। इन ब्रिटिश क्राउन के, अगर ब्रिटिश क्राउन कोई भी अगर उससे पूछताछ करती है, तो गवर्नर जनरल वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटिश क्राउन को वो देगा। क्लियर? अब गवर्नर जनरल को जो अपॉइंट किया गया, गवर्नर जनरल के साथ 4 मेंबर अपॉइंट किए गए। एक काउंसिल बनाई गई, जो काउंसिल किसके अंडर में काम करेगी? गवर्नर जनरल के अंडर में काम करेगी। और ये इस काउंसिल का सारा जो भी काम होगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर निगरानी रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशंस बनाना, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या इंडिया में ट्रेड कर रही है, कहाँ कहाँ उसका लेन देन है, ये सारी की सारी रिपोर्ट तैयार करना और उसको ब्रिटिश क्राउन में प्रेजेंट करना। ये इस रेगुलेटिंग एक्ट का काम था जो कि गवर्नर जनरल कर रहा था। क्लियर? इसके साथ मद्रास और बंबई दो प्रेसिडेंसी बनाई गई। मद्रास और बंबई दो प्रेसिडेंसी बनाई गई। मद्रास और बंबई जो प्रेसिडेंसी हैं, ये अब काम किसके अंडर में करेंगी? गवर्नर जनरल के अंडर में। क्लियर है? ये अब आंसरेबल है किसके लिए? गवर्नर जनरल के। क्लियर? बंबई और मद्रास। ठीक है ना?
इसके साथ साथ फिर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट को ये बोला गया कि उसको जो भी पावर दी गई, वो पावर ये थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सारी की सारा इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को कोई भी पावर नहीं है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य में दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, उसको इतनी पावर दी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट जो है, जो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट है, वो किसके ऊपर आंसरेबल होगा? गवर्नर जनरल के लिए। अब अगर मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट किसी पर्सन को कोई फांसी की सजा दे देता है, ऐसा समझिए, एग्जाम्पल है ये। अगर फांसी की सजा दे देता है और उसका कोई भाई, कोई रिलेटिव, वो बोलता है कि भाई मेरे भाई को फांसी की सजा ना हो, उसने जो क्राइम किया है उस क्राइम के बदले उसे सजा दे दी जाए, बट फांसी की सजा ना हो, तो इसके लिए वो कहाँ अपील करेगा? वो दो लोगों के पास अपील कर सकता है। एक तो वो काउंसिल, जो ब्रिटिश क्राउन ने जो बनाई है, जिसका अध्यक्ष कौन, मेंबर कौन है, जो लीडर कौन है, वो गवर्नर जनरल है। और दूसरा वहां का राजा, सम्राट। ये दो लोग सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसको बदल सकते हैं, उसकी सजा को माफ भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। ये पावर दी गई गवर्नर जनरल और इंडिया के जो भी उस टाइम पे राजा होगा उसको, ये उस क्षेत्र का जो राजा होगा उसको ये पावर दी गई। क्लियर? अब अगर आप देखें तो गवर्नर जनरल जो भी रूल एंड रेगुलेशंस बनाएगा उसको उसको प्रमाणित कौन करेगा, मतलब उसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? वो करेगा कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसे ही पावर दी गई। यानी कि गवर्नर जनरल और जो काउंसिल है, जो भी रूल एंड रेगुलेशंस बना रही हैं, वो उन सबको पास कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट पास करेगा। यहाँ तक था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद फिर रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी कमियां भी थी जिनको देखा गया। मतलब जो ब्रिटिश क्राउन है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उन्होंने देखा कि इसके अंदर काफी सारी कमियां जिनको हमें दूर करना चाहिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। क्लियर है? ये था 1784। रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट है 1784। ये 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इस एक्ट का जो पिट्स इंडिया एक्ट जो नाम रखा गया है, वो ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया था, पिट्स इंडिया एक्ट। क्लियर? 1784 में। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट जो था, ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया। और इसमें 6 मेंबर, यानी 6 मेंबर्स के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला गया। इस कमेटी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर को अपॉइंट किया गया। क्लियर? ये 6 मेंबर वो काम करेंगे जो कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें पार्लियामेंट्री किस तरह से पार्लियामेंट जो ब्रिटिश क्राउन है वो और किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर सकती है, वो सारी चीजें इसके अंदर दोबारा डाली गई। क्लियर? इस एक्ट में जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो 4 मेंबर्स थे काउंसिल्स के, वो 4 से घटाकर अब 3 कर दिए गए हैं। क्लियर है? ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट में चेंजेस थे जो कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। मेन इसका मकसद ये था और कुछ नहीं। क्लियर? और आगे आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, मैं आपको इसके आगे कौन से एक्ट्स हैं इसके बारे में आपको बताता रहूँगा। और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी बता सकते हैं। क्लियर? और बाकी सबको ऑल द बेस्ट। ठीक है? और सही से पढ़िए और जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहिए बस। क्लियर? पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, एग्जाम आपका डेफिनेटली क्वालिफाई होगा, इस बात की हमेशा याद रखिए। आप शॉर्ट टर्म गोल मत खेलिए कि आपको लगे कि चलो ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो ये सब बिल्कुल भी मत करना प्लीज़। अगर आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंटर करिए। और आप अपना ये याद रखिएगा, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे अधूरा ना छोड़ें। आप जो अपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करके ही आप प्राप्त करें और अपने आप को एक पॉजिटिव थिंकर्स के साथ ही
लोगों के साथ दोस्ती करें जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। बस यही मेरी आपको एक गाइडेंस है और इसको फॉलो करें, ठीक है? डेफ़िनिटली आपका सिलेक्शन होगा, इस बात की गारंटी है। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।